वीडियो में हमने राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम राष्ट्रवाद के जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद को समय एवं प्रकृति के आधार पर मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उदारवादी राष्ट्रवाद 1885 से 1905 तक की जो राष्ट्रीय संग्राम था उसे उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उग्रवादी राष्ट्रवाद 1906 से 1919 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उग्रवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, गांधीवादी युग 1920 से लेकर 1947 तक जब देश आजाद हुआ उस समय के काल को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। आज हमारा टॉपिक का मुख्य विषय होगा उदारवादी राष्ट्रवाद। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जिस राष्ट्रवाद की अलग जगी उसकी मुख्यतः शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। कांग्रेस के प्रमुख संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारत के शिक्षित लोगों को एक मंच पर लाना और देश हित में काम करना। दूसरा, भारतीय लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। कांग्रेस की स्थापना से ही भारत में उदारवादी राष्ट्रवाद की युग की शुरुआत हुई। उदारवादी राष्ट्रवाद के जो प्रमुख समर्थक थे उनमें योमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। इनमें भी प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को ही माना जाता है। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत के लिए जो कार्य किया वो अलग था, उग्रवादियों द्वारा जो काम किया वो अलग था। उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे इन्होंने इनकी जो विचारधारा और जो कार्य पद्धति थी वो निम्न प्रकार थी। पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति और न्यायप्रियता में विश्वास। भारत के प्रारंभिक जो नेता थे उदारवादी वो अंग्रेजी जो शासन था जो भारत में चल रहा था उस शासन में इनका विश्वास था। इस शासन के प्रति किसी प्रकार की कोई अविश्वास नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो न्याय किया जाता था उस पे भी इन लोगों का विश्वास था। इन लोगों का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है। अंग्रेजों ने भारत का किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया है। इनका मानना था कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों को शासन के प्रति, शिक्षा के प्रति हमें जागरूक किया है। दूसरा था कर्मिक सुधार में विश्वास। उदारवादी किसी क्रांति के माध्यम से, हिंसात्मक साधनों के माध्यम से शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई सुधार करना नहीं चाहते थे। उदारवादी शासन प्रणाली में सुधार करना चाहते थे, लेकिन
यह सुधार आकस्मिक नहीं, उनका मानना था याचना पत्र, स्मृति पत्र आदि के माध्यम से अंग्रेजी जो विधायिका है उसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाए, इसी के रूप में वो सुधार चाहते थे। अगला है संवैधानिक साधनों में विश्वास। उदारवादी किसी भी प्रकार के हिंसक साधनों में विश्वास नहीं करते थे। इनका लक्ष्य और साधन दोनों ही अहिंसात्मक था। ये स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल, याचना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाते थे और उसी के माध्यम से इसका निराकरण चाहते थे। इनका मानना था कि हिंसक साधनों से देश में हिंसा भड़क जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। अगला है ब्रिटेन के साथ संबंध भारत के हित में। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटिश राज जब तक भारत में है ये भारत के हित में रहेगा। इनका आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से माना था, क्योंकि जो उदारवादी विचारक थे वो पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान से प्रभावित थे। इनका मानना था कि अगर अंग्रेज भारत में रहेंगे तो हम शिक्षा की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से भारत का विकास होगा। साथ ही भारत की बाह्य जो सुरक्षा है ये भी हित में है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारत को अन्य देशों से क्या मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। उदारवादियों के लंबे प्रयत्न से, लगभग 20 वर्ष के प्रयत्न से उदारवादियों को कुछ थोड़ी सफलता हाथ लगी। वो थी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करता हूँ चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।